हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स 11th का चैप्टर 6 वर्क, एनर्जी और पावर। अच्छा, वर्क क्या होता है? जो नॉर्मल बोलचाल में हम जिसको वर्क कहते हैं, काम करना कहते हैं, वो अलग मतलब होता है और फिजिक्स में वर्क का मतलब अलग होता है। वर्क का मतलब फिजिक्स में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय मैकेनिकल मीन, मतलब जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तब हम वहाँ पे कहते हैं कि कुछ वर्क हुआ है। ठीक है, तो एनर्जी को खर्च किससे किया जाता है? वर्क से। एनर्जी को खर्च करना ही वर्क कहते हैं। एग्जाम्पल ये समझो, मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे हम फोर्स लगाते हैं। हमने एक इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक चला जाता है। मान लेते हैं ये इस पॉइंट तक आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मान लेते हैं एस, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है एस। तो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की ये, तो दोनों के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा। अब देखो बच्चों, हमको सबसे पहले क्या करना है, इस फोर्स का कंपोनेंट ले रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये होगा हमारा एफ कोस थीटा। तो अब हमको जब वर्क कैलकुलेट करना है तो वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसके अंदर एस। तो वर्क को हम जब लिखते हैं तो ये लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा। ठीक है, तो वर्क हो जाता है एफ एस कोस थीटा। अब समझो थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे एंगल है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में कितना एंगल है। दूसरी बात, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। इसका मतलब होता है इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एफ डॉट एस, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पर ये दोनों जब वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो वर्क भी होता है यहाँ पे स्केलर। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि वर्क जो होता है वो स्केलर होता है। वर्क की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है जूल, ये होती है जूल, जिसको कैपिटल जे से हम डिनोट करते हैं। दूसरी बात, इसकी डायमेंशन क्या होती है? आज एक जूल होता है हमारा 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर यहाँ से मैं डायमेंशन लिखूँ तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इसकी डायमेंशन होती है। ये तो हो गई थोड़ी नॉर्मल बातें। अब जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और मैं इस पर फोर्स लगा देता हूँ और ये जाता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने इस पर फोर्स लगाया है 100 न्यूटन और ये जो एंगल बना है वो 60 डिग्री एंगल बना हुआ है और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इसके अंदर 1 मीटर का। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में मैंने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया 60 डिग्री एंगल पे और जो डिस्प्लेसमेंट होता है 1 मीटर का हो जाता है। तो कितना वर्क मैंने यहाँ पे किया है? तो वर्क का फॉर्मूला आप रखेंगे एफ एस कोस थीटा। तो फोर्स कितना है? 100 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 1 और दोनों के बीच में एंगल है कोस थीटा, मतलब कि कोस 60। कोस 60 होता है 1/2, तो 100 मल्टीप्लाई 1/2, तो यह आ जाता है 50 जूल। मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस पॉइंट से ए से बी तक लाने में 1 मीटर डिस्प्लेस करने में हमको 50 जूल वर्क करना पड़ेगा या 50 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, वर्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ये क्या होते हैं इसको हम अभी समझते हैं। और अगर वर्क की डेफिनेशन समझनी हो तो वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? हम कब कहते हैं कि वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी एंड इट डिस्प्लेसमेंट या इट डिस्प्लेस सम डिस्टेंस, देन वी कॉल्ड वर्क हैज बीन डन। देखो बच्चों, पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव वर्क को हम कहते हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं और बॉडी हमारे फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर बॉडी आगे जा रही है और इस फोर्स की वजह से जा रही है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, कि फोर्स लगाने से बॉडी आगे की तरफ जा रही है। तो एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्क है हमारा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि जो कोस की वैल्यू होती है, कोस की वैल्यू कोस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कोस की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक पॉजिटिव होती है, पर 90 के बाद वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात, नेगेटिव वर्क किसको कहते हैं? अगर हम हमारे फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट आगे नहीं जा रहा, मतलब कि आगे जाने से रुक रहा है। जैसे हम ब्रेक लगाते हैं, हम ब्रेक लगाते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ डायरेक्शन में, तो ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट को रोक रहा है, ना कि डिस्प्लेसमेंट को बढ़ा रहा है।
तो जो रोकने वाला फोर्स होता है उससे वर्क डन करोगे वो भी तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये ऑब्जेक्ट गाड़ी हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, पर ब्रेक लगाने से गाड़ी थोड़ी दूर जाके रुकती है। तो जो थोड़ी दूर उसने डिस्प्लेस किया है वो फोर्स, हाँ फोर्स तो लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में और गाड़ी जा रही है आगे की डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रेक होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क करता है। तो ब्रेक से जो वर्क होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। इसके कुछ एग्जांपल क्या लिखेंगे, ए फुटबॉल किक बाय ए बॉय। एक बच्चे ने अगर एक फुटबॉल को किक मारी तो फुटबॉल आगे की तरफ जाएगी, तो उसकी किक लगाने से ही फुटबॉल आगे की तरफ जा रही है, तो मतलब वहां पे वर्क जो हुआ है वो पॉजिटिव हुआ है। दूसरी बात कह सकते हैं कि जैसे कि एक कार मूव ahead by the force of इंजन। तो जब गाड़ी का फोर्स, गाड़ी का जो इंजन है वो फोर्स लगाता है तो गाड़ी आगे की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो गाड़ी का फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। या दूसरा मानो कि हमारे पास क्या है, एक हॉर्स है, हॉर्स और कार्ट। जब मान लेते हैं जो बग्गी होती है, अगर घोड़ा उसको आगे की तरफ खींचता है तो बग्गी आगे की तरफ चलना शुरू हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा हॉर्स है वो पॉजिटिव वर्क यहाँ पे कर रहा है। या मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, और वो गैस क्या है, ऊपर की तरफ एक्सपैंड होना शुरू कर देती है अपने इंटरनल फोर्स की वजह से। मान लेते हैं यहाँ पे गैस भरी हुई है और ये आगे ऊपर की तरफ एक्सपैंड होना, फोर्स लगाती है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी होता है ऊपर की तरफ, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो इस केस में भी जो वर्क होगा वो जो गैस ने वर्क किया है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि गैस जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो फोर्स के लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो जो फोर्स है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है। उसी तरह नेगेटिव वर्क कहते हैं हम, अगर जो थीटा है वो 180 से कम है और 90 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि कोस की वैल्यू इन दोनों के बीच में माइनस में होती है, तो वर्क डन हो जाता है यहाँ पे नेगेटिव। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा, मान लेते हैं हमने इंजन बंद कर दिया तो गाड़ी हमारी थोड़ी देर में जाके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन जो लगता है, हमारी जो गाड़ी है उस पर लगता है फ्रिक्शन पीछे की तरफ, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स और गाड़ी हमारी आगे की तरफ जा रही है और धीरे 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 गाड़ी रुक जाती है। तो फोर्स क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को धीरे धीरे कम कर रहा है या रोक रहा है। तो इस केस में जो वर्क होगा वो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। दूसरा कह सकते हो ब्रेकिंग। ब्रेकिंग में क्या होता है, हम नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं जीरो वर्क की, ये काफी इंटरेस्टिंग है। वर्क का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है एफ एस कोस थीटा। तो डब्ल्यू जीरो कैसे हो सकता है, यहाँ पे तीन बातें ध्यान देने वाली बात है। या तो नेट फोर्स ही जीरो हो, किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो जीरो लग रहा है, या होने वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ऑब्जेक्ट जो है पहले भी जहाँ था बाद में भी वहीं है। तो फोर्स लगाने से अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन जीरो है। या फिर कोस थीटा की वैल्यू जीरो हो। कोस थीटा जीरो कब होता है, जब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो इन तीनों ही केस में यहाँ पे वर्क डन जीरो होता है। तो एक एक करके एक एक को समझते हैं। देखो बच्चों, जीरो वर्क डन में क्या होता है। पहला एग्जांपल है, मान लेते हैं एक बच्चा जो है वो दीवार को पुश कर रहा है। अब दीवार तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। बाकी वो एनर्जी तो खर्च कर रहा है अपनी, पर यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें जितना फोर्स ही दीवार पे लगा रहा है, अब दीवार भी तो उतना ही फोर्स इस बच्चे पे लगा रही है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आ रहा है, जीरो। और नेट फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो रहा है, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो टोटल वर्क डन भी कितना आ रहा है, जीरो, ठीक है। तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क डन जीरो है। दूसरी बात, मानो एक यहाँ पे हमारा कोई पर्सन है और वो अपने सर पे 20 किलो का बैग उठाए हुए हैं। अब वो बेचारा 500 मीटर प्लेटफॉर्म पे या कहीं चला जाता है। इस केस में भी इससे जो वर्क डन हुआ है वो जीरो हुआ है। अभी सुनने में अजीब लगता है पर ऐसा ही है, समझो। ये पर्सन आगे जा रहा है, ये मान लेते इस बैग का वेट जो है वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। ये पर्सन रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, ठीक। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना बन रहा है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल, तो टोटल एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो वर्क डन होना चाहिए जीरो। दूसरी बात समझो,
इस बैग के वेट की वजह से थोड़ी आगे जा रहा है ये। तो क्या ऐसा कह सकते हो कि ये बैग का जो वेट है ये इसको पर्सन को आगे ले जा रहा है? नहीं, ये आगे की तरफ जा रहा है अपने शरीर की एनर्जी से, जो उसने खाना खाया है उस एनर्जी से, ना कि इस वेट से ये आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो वेट है ये कोई वर्क डन नहीं कर रहा है। ये पर्सन तो आगे की तरफ जा रहा है, ये तो एनर्जी खर्च कर रहा है अपनी, पर इस वेट की वजह से नहीं। इसको दूसरी बात समझो, जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं तो क्या हमारे वेट से गाड़ी चलना शुरू हो जाती है? नहीं, गाड़ी चलती है अपने इंजन के फोर्स से, जो उसके अंदर फ्यूल डाला है। ठीक है, तो ये आगे जा रहा है दूसरे फोर्स से, ना कि इसके वेट से। इसलिए ये जो वेट है ये वर्क डन जीरो कर रहा है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये पर्सन जो रिएक्शन अप्लाई कर रहा है इस वेट के विरुद्ध, उसकी वजह से वर्क डन जीरो हो रहा है। ठीक है, वो सिर्फ बैलेंस है एक दूसरे से। दूसरी बात, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, किसी पॉइंट से सर्कल में घूम रहा है, तो ये जो वेलोसिटी है ये इसके इस फोर्स से नहीं आती। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी नहीं देता, ये वेलोसिटी किसी दूसरे फोर्स से आई होगी। कभी हिस्ट्री में कोई इससे फोर्स टकराया होगा इस ऑब्जेक्ट से, तब जाके ये एक मोशन में आया है। इस फोर्स का काम सिर्फ इतना है, इसको सर्कुलर मोशन में बांधे रखना, इसकी डायरेक्शन को चेंज करना। यहाँ पे एंगल कितना बना है? 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो जीरो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 90 डिग्री है। इस केस में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे भी थीटा जो है वो 90 डिग्री है, इसीलिए वर्क डन जीरो है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो था। तो हम कह सकते हैं जो चांद हमारे धरती के चारों तरफ घूमता है, अब उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कोई वर्क डन नहीं करता। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का काम है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में होता है तो जो फोर्स उसको सर्कुलर मोशन में बांध के रखता है वो कोई वर्क डन नहीं करता। ठीक है, तो इन केस में वर्क डन जीरो होता है। देखो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा। पर अगर फोर्स भी चेंज होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है फोर्स भी चेंज होना शुरू हो गया है, तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वो फोर्स जो बार बार चेंज होता है, उसका वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फोर्स वहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला मेथड होता है ग्राफिकल, एक ग्राफ बना के करेंगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाता है उस पर लगने वाला फोर्स कुछ इस तरह बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मान लेते हैं हमको दो सेक्शन के बीच में बताना है कि इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना वर्क हुआ है। वो डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूँ यहाँ पे एक्स ए, और ये मान लेता हूँ मैं एक्स बी। तो इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना वर्क हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, एक पतला सा रेक्टेंगल लेंगे, इसकी यहाँ पे हाइट कितना होगी, सेम एफ एक्स, जो भी ये डिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है उसी को कहेंगे हम एफ एक्स, और इसकी थिकनेस मैंने मानी है डी एक्स। अब एक रेक्टेंगल, छोटा रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल एरिया वो होता है फोर्स मल्टीप्लाई स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और अगर हमको पूरे इंटरवल के लिए निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब कि ये जो स्ट्रिप है ऐसी सारी जगह स्ट्रिप बना के हमको ऐड करना पड़ेगा सबको। तो ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो हमको टोटल वर्क निकालना है किस डिस्प्लेसमेंट के बीच में, एक्स ए टू एक्स बी। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो हम डब्ल्यू को क्या सकते हो, डब्ल्यू इक्वल टू एक्स ए एक्स बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब कि इस ग्राफ का एरिया अगर हम निकालेंगे तो हमको वर्क डन मिल जाएगा। क्योंकि वर्क क्या होता है, देखो बच्चों, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको यहाँ पे, एरिया क्या होता है किसी रेक्टेंगल का, एल इंटू बी। अगर हम इससे कोरिलेट करें तो इस पे डिस्टेंस है, इस पे हमारा फोर्स है। अगर हम इसको लेंथ मान ले और उसको ब्रेथ मान ले तो ये एक एरिया तो हो जाएगा। तो एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो वर्क हमको यहाँ पे मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। मान लेते हैं कि यही जो फोर्स है ये कुछ ऐसा है 3x+2, और इसमें डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि हम यहाँ पे x इक्वल टू 1 मीटर टू x इक्वल टू 3 मीटर, 1 से लेके 3 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब कि 2 यूनिट का। तो वर्क डन बताना है कितना हुआ है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में सेम यही ग्राफ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम लगाएंगे कहाँ से, 1 से 3। फोर्स कितना है हमारा 3x+2, और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक है, जो यहाँ पे dx हो गया। ये जो fx की वैल्यू है बेसिकली ये है।
अब हमको 3x का इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे एक पावर बढ़ जाती है और उससे ही डिवाइड हो जाता है, प्लस 2x हो जाएगा। तो अब हमको वैल्यू रखनी है 1 to 3। पहले हम यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 3, ये तो क्या आधा, माइनस लगा के हमको यहाँ पे 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस के 2, ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 27/2 प्लस 6, और ये क्या आ जाएगा माइनस के 3/2 माइनस के 2। इसको सोल्व करेंगे, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 27 में से 3 गए तो बचते हैं 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, और 6 में से गया तो बचते हैं 4, तो आंसर आ जाएगा 16 जूल। तो वर्क डन कितना हुआ है 16 जूल। तो ऐसे इंटीग्रेट करके हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। इनका मतलब क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, इस फोर्स में आते हैं जैसे कि हमारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, और यह हो सकता है इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा ऐसा क्यों है। और भी फोर्स आते हैं, पर जो हम जानते हैं फिलहाल उसी के बारे में बात करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं बनाते। नॉन कंजर्वेटिव में आते हैं जैसे कि हो गया फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, या हो सकता है एयर रेजिस्टेंस, या अगर ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में है तो उसका लगता है विस्कस फोर्स, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हम वर्क कर रहे हैं, इनमें से किसी भी फोर्स, इनमें से कोई भी फोर्स या तो वर्क कर रहा है या इनके अगेंस्ट में हम वर्क कर रहे हैं, या तो फोर्स की डायरेक्शन में करो या फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में करो, तो जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन उस पर डिपेंड करेगा वर्क, ठीक है। तो वर्क कितना हुआ है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। देखो बच्चों, ये जो दोनों फोर्स है, किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाते हैं ये फील्ड के थ्रू फोर्स लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती। तो ये फील्ड के थ्रू फोर्स लगाते हैं, तो डायरेक्ट दो सरफेस आपस में टच नहीं करते हैं, इसीलिए इनका जो लगने वाला फोर्स है वो कंजर्वेटिव होता है। अगर आप फोर्स की डायरेक्शन में जाओगे तो आपका जो वर्क है वो आपके ऊपर करेगी ये फील्ड, अगर इनके अगेंस्ट में जाओगे तो आपको उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा, ठीक है। तो वर्क डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। दूसरी बात, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसका मतलब वर्क डन भी 0 होगा। अगर आप क्या करते हो, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, या और आप एक ऑब्जेक्ट को यहां से शुरू करते हो और घुमा के इसको वापस यहां पे ले आते हो, ठीक है, ए पोजीशन से वापस यहीं ले आते हो, तो वर्क डन आपका कितना होगा 0, क्योंकि आपने जो वर्क डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट को दिया है वो वापस से 0 हो गया, ठीक। तो ये सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट नेचर, नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पाथ। आपने कौन सा पाथ चूज किया है इस पे डिपेंड नहीं करता। आप ऑब्जेक्ट कहीं से भी लेके आ सकते हो किसी भी रास्ते से, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अभी हम इसको देखेंगे कैसे। उसी तरह नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, इसमें जब एक सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सरफेस टू सरफेस कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसी वजह से यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस होता है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एयर रेजिस्टेंस या विस्कस फोर्स। तो जो वर्क है वो डिपेंड करेगा पाथ चूज, किस पाथ को हमने चूज किया है। अभी डिटेल में उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जिस पाथ को हमने चूज किया उस पर ही डिपेंड करेगा वर्क। अब देखो दोस्तों, हम कंजर्वेटिव फोर्स को देख लेते हैं। इसमें हमने ग्रेविटी लिया है पहले, इलेक्ट्रिक फोर्स आपको 12th क्लास में आएगा इसलिए उसको नहीं लेते। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से हमको एक वर्क करना है। 4 अलग अलग केस दिए हुए हैं, चारों में देखते हैं वर्क डन एक आता है या अलग अलग आता है। बेसिकली हमको इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लेके जाना है। पहला तो है सीधे सीधे ले जाओ, दूसरा है किसी इंक्लाइंड सरफेस पे ले जाओ, तीसरा है कि स्टेप बाय स्टेप लेके यहाँ पे जाना है, चौथा है कि किसी एक इस टाइप के पाथ को चूज करके ले जाओ।
चारों ही केस में हमको एक ही काम करना है कि ऑब्जेक्ट को h हाइट तक पहुंचाना है। तो हम देखेंगे वर्क डन क्या सभी में एक जैसा होता है या सब में अलग अलग हो रहा है। पहले इसकी बात करते हैं। इस ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा है नीचे की तरफ और हमको h हाइट तक लेके जाना है। तो वर्क डन कितना होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। इसका जो फोर्स है वो है mg और कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं हम, h तक। तो इसमें जो वर्क किया वो हो गया mgh, पहला हो गया। दूसरी बात करते हैं इस टाइप के, एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये एंगल कितना हो गया थीटा। इसको हमको यहां से लेके जाना है और ऊपर की तरफ। मान लेते हैं मिड में एक सिचुएशन देख लेते हैं। इसका जो वेट होगा वो लगेगा नीचे की तरफ और इस वेट का एक कंपोनेंट लगेगा mg cos थीटा, ये लगेगा नीचे की तरफ। ये एंगल कितना है थीटा। रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ r और इस डायरेक्शन में लगेगा mg sin थीटा। तो इस इंक्लाइंड सरफेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, हमको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, तो हम W2 निकालते हैं, वर्क 2। अच्छा, फोर्स कितना है mg sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लेते हैं c हो गया, ये b हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट है c b। हमको c से लेके b तक जाना है। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से रखता हूं, W2 इक्वल टू mg साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, मतलब कि h डिवाइड बाय हाइपोटेनस। और यहाँ पे c भी हमारा है कट हो जाएगा, तो W2 भी कितना आया है mgh, W2 भी सेम आया है। ठीक, इस केस में आते हैं। अब देखो, हमको ऑब्जेक्ट को एक तो ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर एक स्टेप पे इधर की तरफ जाना है। ठीक है, ग्रेविटी हमेशा लगती है नीचे की तरफ, मतलब वेट जो है इसका हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये n सीढ़ियां हैं। ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो है n स्टेप है, तो हमको n का निकालना है, तो वर्क डन निकालते हैं। n से बार मल्टीप्लाई करेंगे, mg और ऊपर कितना जा रहा है ये mgh डैश। ठीक है, एक पैडी हमने चढ़ी, प्लस इधर की डायरेक्शन में जाएंगे तो जो वेट है mg और डायरेक्शन है इस तरफ x, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, वेट नीचे की तरफ लग रहा है और डायरेक्शन है इस तरफ, तो यहाँ पे बना है 90 डिग्री एंगल, तो कोस 90 डिग्री। ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये मिलेगा। तो हमारा जो वर्क 3 आ जाएगा mg, इसको इसके साथ रखेंगे nh डैश। देखो यहाँ पे n स्टेप है और एक की हाइट कितना है h डैश, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी h। ठीक है, तो W3 आ जाएगा हमारा mgh। इसमें भी वर्क डन सेम आ रहा है mgh। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में। ठीक है, dr, इसके दो कंपोनेंट बनाए, एक कंपोनेंट होगा dx इस तरफ और एक कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ, जिसको कहेंगे हम dh, स्मॉल हाइट। और ये अब हमको निकालना है W4। तो W4 में हमको सम करना है, एक तो ऊपर वाले फोर्स की वजह से, मतलब कि ग्रेविटी की वजह से, एक इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो पहले लेंगे mg जो इसका वेट है, कितना हाइट है dh। देखो वेट लग रहा है नीचे की तरफ और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180, या कोस 0 मान सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे माइनस में नहीं जाते, तो कोस 0 प्लस सिग्मा mg। डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में dx, और देखो वेट और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो कोस 90 0, तो ये पूरा हो गया 0, सिर्फ ये आ जाएगा। तो W4 इक्वल टू mg सिग्मा dh। इस पूरी वैल्यू को ऐड करेंगे तो टोटल हाइट कितना मिलेगी हमको mgh। ठीक है, अब क्या कंक्लूजन निकलता है, सारे ही सारे फोर्स, चाहे वो W1 हो, W2 हो, W3 हो, W4 हो, सभी में कितना आ रही है वैल्यू mgh। तो इससे क्या पता चलता है, आप कोई भी पाथ चूज करो, आपको वर्क डन सेम ही करना पड़ेगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों में एक ही है, आप सिर्फ h हाइट तक जा रहे हो, आपने रास्ते चाहे अलग अलग चुने हो, वर्क या एनर्जी आपको सेम अमाउंट में ही खर्च करनी पड़ेगी। यही होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो दोस्तों, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स या एयर रेजिस्टेंस। अगर हमको ए से बी तक जाना है और 3 अलग अलग रास्ते हमारे पास हैं, तो आप जो वर्क डन करोगे वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। हो सकता है किसी रास्ते पे ज्यादा फ्रिक्शन हो, किसी पे कम हो। ठीक है, जिस पे ज्यादा फ्रिक्शन होगा उस वाले पाथ से हमको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और जिस पे फ्रिक्शन कम होगा उस पे वर्क डन भी कम करना होगा। समझो, एक ऑब्जेक्ट है, इसको मान लेते हैं कि ए से बी तक हम लेके गए।
ठीक है, ए हो गया पॉइंट और बी हो गया। फ्रिक्शन लगता है पीछे की तरफ और ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं हम इस तरह। अब मान लेते हैं इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई आई ओ एनर्जी और इसकी फाइनल हो गई एफ। अब आप देखो, आप इसको ए से बी तक लेके आए और फिर बी से वापस से ए तक लेके आए, तो आप क्या कह सकते हो कि जितना फ्रिक्शनल फोर्स, जितनी एनर्जी हमारी यहाँ पे से लेके यहाँ तक आने में खर्च हुई है, इतनी एनर्जी वापस से हमको मिल जाएगी। देखो, फ्रिक्शन में हमेशा एनर्जी लॉस होती है, कभी भी फ्रिक्शन हमको एनर्जी नहीं देगा। तो इसमें क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। बेसिकली जाने में मान लेते हैं डब्ल्यू वर्क करना पड़ा और आने में भी डब्ल्यू वर्क करना पड़ेगा, तो बेसिकली हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो नहीं होगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। हमेशा इसमें एनर्जी सिर्फ लॉस होती है, इसमें एनर्जी हमको वापस नहीं मिलती। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाओगे, उसकी में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, उसको वहां से छोड़ दोगे तो जैसे ही वो नीचे आएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी सारी रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये थे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो पढ़ते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होती है? पावर किसी भी मशीन या पर्सन की हो सकती है कि वो कितना जल्दी वर्क डन कर रहा है। ठीक है, तो टाइम रेट ऑफ विच वर्क इज डन बाय इट, किसी मशीन से या पर्सन से। एक पावरफुल आदमी ज्यादा वर्क कर सकता है कम टाइम में, या एक पावरफुल मशीन ज्यादा वर्क कर सकती है कम टाइम में। जैसे पावरफुल गाड़ी जो होती है वो ज्यादा स्पीड गेन कर लेती है कम टाइम में, 0 to 60 चली जाती है 3 या 4 सेकंड में, जो बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी होती है। और जो गाड़ी कम पावरफुल होती है उनको लगता है टाइम। तो कम टाइम के अंदर कौन ऐसा मशीन है जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी खर्च कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकती है, उसी को, उस ऑब्जेक्ट की या उस बॉडी की पावर हम कहते हैं। तो पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, नॉर्मली इसका पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम वो ले रही है उस वर्क को करने के लिए। और इसको हम लिखते हैं डी डब्ल्यू, पावर को लिखते हैं डी डब्ल्यू डिवाइड बाय डी टी। अगर हमको स्मॉल टाइम के लिए कैलकुलेट करना है, स्मॉल इंटरवल में चेक करना है कि मशीन कितना एनर्जी खर्च कर रही है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है। स्मॉल वर्क की बात करें, स्मॉल वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। समझो, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है, मैं यहां पे ही बना देता हूं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इस तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट है, इसकी इस तरफ एक वेलोसिटी भी है और डिस्प्लेसमेंट गेन कर लेता है ये यहां तक। इस पे लगने वाला फोर्स मैं इस डायरेक्शन में लगा लेता हूं, फोर्स लगा इधर, इधर हो गया थीटा। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स या तो ये ऑब्जेक्ट लगा रहा होगा खुद से अगर इसके अंदर फ्यूल है, या कोई दूसरा पर्सन इसमें फोर्स लगा रहा है, कोई दूसरी बॉडी, और ये आगे की तरफ जा रही है। तो कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो हर सेकंड, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन क्या होगा, अगर हम इसका स्मॉल वर्क डन देखें, मान लेते हैं ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की है। ठीक है, फोर्स लगाने से, तो यहां से लेके यहां तक का जो वर्क डन होगा वो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे रख देते हैं इस फॉर्मूले में। तो पावर इक्वल टू आ जाएगी एफ डॉट डी एस डिवाइड बाय डी टी। मैंने डी टी यहाँ पे ले लिया है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना वेलोसिटी होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो पावर हो जाएगा हमारा एफ डॉट वी। तो ये भी एक रिलेशन आ सकता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना है, उससे भी पावर को कैलकुलेट किया जा सकता है। और इसी फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू एफ वी कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप समझो, अगर थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है तो पावर कितना हो जाएगी, 0। खुद ही सोचो, अगर फोर्स में ऊपर की तरफ लगाऊं तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ कैसे जाएगा? अगर आगे की तरफ जा रहा है तो फिर वो कोई दूसरा फोर्स वहां पे काम कर रहा है। ठीक है, अब इसकी यूनिट पढ़ लेते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है पावर की, उसको पढ़ते हैं वोट। ठीक है, इसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। वोट जिन्होंने इस फॉर्मूले को डेवलप किया था उनका नाम भी वाट ही था। ठीक है, वाट कहते हैं वैसे इसको। अब 1 वोट कितना होगा, देखो, अगर 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम इन 1 सेकेंड, द पावर ऑफ बॉडी इज 1 वोट। अगर एक मशीन या कोई पर्सन 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में खर्च करता है तो इसका मतलब उसकी पावर 1 वोट है। ठीक है, उसी तरह
एक आपने फेमस वो पढ़ा होगा हॉर्स पावर, गाड़ियाँ जो है हॉर्स पावर में आती है। तो साइंटिस्ट ने पहले एक्सपेरिमेंट किया था, एक घोड़ा लिया, उससे काम करा के देखा, कुछ उससे मैकेनिकल वर्क करा के देखा, तो उसके हिसाब से उसने उसकी यूनिट रखी 1 HP। हॉर्स पावर का मतलब होता है 740 वोट। मतलब कि एक घोड़ा जो है 740 जूल एनर्जी खर्च कर सकता है 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो ये एक घोड़े की क्षमता होती है। तो इसको ही उन्होंने एक यूनिट बना दी, क्योंकि पहले के टाइम में एडवांस मशीनें नहीं होती थी, तो इसी चीज़ से रिलेट करके उन्होंने पावर का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, या 1 वोट को कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कहा गया हमारा वर्क का। 1 वोट को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी लिखा इसको जा सकता है। इसकी कुछ मेजर यूनिट भी होती है, किलोवाट में भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक मीटर जो पढ़ते हैं, हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किलोवाट में आती है। अब देखो बच्चे, क्वेश्चन है, एक हमारे पास लिफ्ट है और लिफ्ट चलती है मोटर से। अब मोटर क्या है, ये 50 किलो की लिफ्ट है, मतलब कि इसमें जो पर्सन है वो 50, उसका पूरा उनका वेट 500 किलोग्राम है। और ये जो वेलोसिटी है 0.4 मीटर की स्पीड से ऊपर की तरफ जाती है। तो हमको इस मोटर की पावर बतानी है, इसकी पावर कितना है। तो पहले तो हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स होगा mg। अच्छा, जी को मैं 10 ही मान लेता हूँ, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए, या 10 नहीं तो 9.8 ही मान लेते हैं। 500 मल्टीप्लाई 9.8। ठीक है, अब हमको पावर निकालनी है। पावर होती है फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अच्छा, cos थीटा हम यानी इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और लगने वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा कितना है यहाँ पे 0 डिग्री, और cos 0 होता है 1, तो उसको रहने देते हैं। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 500 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 0.4। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1960 वोट। तो जो मोटर इसको चला रहा है इसकी पावर कितना है 1960 वोट, इसकी इतनी पावर है। और अगर इसको हॉर्स पावर में बदलना हो, इसी पावर को हॉर्स पावर में बदलना हो, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे कितना 740। ठीक है, ये हमारा HP में बदल जाएगा हॉर्स पावर में। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.62 हॉर्स पावर। ठीक है, HP स्मॉल h और P, मतलब इस मोटर के अंदर जो ताकत है 2.62 HP है। इतने घोड़ों के बराबर के अंदर ताकत है, कहने की बात होती है, पर अब HP जो है वो एक यूनिट ही है। ठीक है, अब चलते हैं एनर्जी की तरफ। देखो बच्चों, एनर्जी क्या होती है, जिस बॉडी के अंदर एनर्जी है वही वर्क कर सकती है, मतलब वही तो एनर्जी खर्च कर सकती है जिसके पास हो। और एनर्जी को खर्च करना क्या कहते हैं हम, वर्क। वर्क की फॉर्म में एनर्जी हमेशा खर्च होती है। तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी एज द कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। किसी बॉडी की एबिलिटी या कैपेसिटी वर्क डन करने की, उसी को एनर्जी हम कहते हैं। हम खाना खाएंगे तभी तो हम काम कर सकते हैं, एक गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तभी तो वो चलेगी। तो एनर्जी होगी तभी वर्क डन होगा, सीधी सी बात है। हर बॉडी में एनर्जी होती है, चाहे वो प्लांट हो, पर्सन हो, गाड़ी हो जिसमें हमने फ्यूल डाला है, और हर काम को करने के लिए एनर्जी खर्च होती है। पर हम यहाँ पे क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं और मैकेनिकल पढ़ रहे हैं हम, तो हम दो टाइप की एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, हमको बाकी एनर्जी में नहीं जाना है। तो पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन की बात करूं, या काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पजेस का मतलब उसके अंदर होना, बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। इसकी मोशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी का होना, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम अभी देखेंगे। तो एक बॉडी है जिसका मास हो गया m, और ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अच्छा, खाली ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसी के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई भी बॉडी अगर हिल रही है, थोड़ी भी अगर वो हिल रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। या अगर वाइब्रेट भी कर रही है, जैसे गैस के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, तो उनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कुछ भी अगर हिल डुल रहा है अपनी पोजीशन पे, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी देखो। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इनिशियल स्पीड इसकी क्या है 0। अब हमने इस पर फोर्स लगाया, और लगाने से ये चलना शुरू कर देगा। फोर्स लगाने से इसको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन, और ये चलना शुरू कर देगा। अब जो ये फोर्स लगाया, मतलब इसको हमने एनर्जी दी है, तो वो एनर्जी इसके अंदर आ गई है। तो वो एनर्जी कितना है वो हमको कैलकुलेट करनी है। अब देखो, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है ये कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाता है, इसने s डिस्प्लेसमेंट
का वर्क कर लिया है हमारे फोर्स लगाने से, ठीक है। और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो v है, फाइनल वेलोसिटी। शुरू में जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा, सबसे पहले हमको निकालना है यहाँ पे a, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये दोनों जो है वो डिनोमिनेटर में जाएंगे, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2s, ये आ गया हमारा a। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला जो होता है। फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो v स्क्वायर डिवाइड बाय 2s हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्क की, कितना वर्क किया हमने इसको इस डिस्प्लेसमेंट में लाने के लिए, तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे डिवाइड बाय 2s मल्टीप्लाई s, ये कट, तो यहाँ पे मिलेगा हमको हाफ mv स्क्वायर। और इस वर्क डन को ही हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि एनर्जी का खर्च होना। जो हमने अपनी एनर्जी इसके अंदर डाली है उसी से ये v वेलोसिटी गेन कर गई, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर इस ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है और इसकी जो हमारे फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो कितनी एनर्जी इसके अंदर होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2, मास कितना है 10 और वेलोसिटी 2 है तो उसको 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, कट, तो इसके अंदर एनर्जी हो गई 20 जूल। तो अब इसके अंदर 20 जूल एनर्जी है जिस वजह से ये मोशन में है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको अल्टरनेट मेथड से भी फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस तरीका कह सकते हैं। वो पुराने वाला तरीका थोड़ा वो सिंपल था। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, m मास है उसका, और उस पर हमने फोर्स लगाया तो उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आ गया है, तो हमको बताना है इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना होगी। पहले तो मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ds, उसकी वजह से जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ होगा वो होता है f.ds। अब हम मान के चलते हैं कि जो थीटा है वो इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 होता है 1। तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं f.ds, ठीक है। अच्छा, f क्या होता है? ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है dv डिवाइड बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी। उठा के यहाँ रख देते हैं तो dw होगा हमारा m dv ds। ये जो t मैं यहाँ पे लिखने वाला था मैं इसके यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है वेलोसिटी, तो dw हो जाएगा हमारा m, इसकी जगह मैं v लिख लूँगा और ये हो जाएगा dv। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, जो हो जाएगा 0 से w। वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि कितना चेंज हुई है, ये चेंज हुई है हमारी 0 to v। इधर आ जाएगा w, मास को बाहर ले लेंगे। जब भी v होता है v dv, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी पावर बढ़ जाएगी, v स्क्वायर हो जाएगा, और 2 से हमको डिवाइड करना है 0v। तो w इक्वल टू m, पहले अपर वैल्यू रखेंगे तो v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, फिर यहाँ पे लोअर वैल्यू रखेंगे तो 0। तो वर्क डन निकल के आया है mv स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इसी को तो पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो फिर से फॉर्मूला हमारा वही आता है हाफ mv स्क्वायर। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें और मोमेंटम में कुछ सिमिलैरिटी हमको दिखती है, तो हम क्या इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में? देखो, काइनेटिक एनर्जी भी वेलोसिटी से जुड़ी हुई टर्म है और मोमेंटम भी हमारा वेलोसिटी से ही जुड़ा हुआ है। लीनियर मोमेंटम की यहाँ बात हो रही है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है इधर, तो काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी 1/2 mv स्क्वायर, और मोमेंटम कितना होता है इसका, मास इंटू वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड, या एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और m से ही डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 m स्क्वायर v स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा m। अब देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ mv होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो एक ये रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इस रिलेशन को ग्राफ पे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है मोमेंटम के स्क्वायर के, या हम ये भी कह सकते हैं जो मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, मतलब कि अंडर रूट के अंदर। काइनेटिक एनर्जी इनवर्स रिलेशन रखती है मास के साथ, ठीक है। तीसरा रिलेशन क्या कह सकते हैं, देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी,
तो अगर मास को बढ़ाओगे तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो मास और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब समझो, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में, और मोमेंटम को रखता हूँ कांस्टेंट, मतलब इस वैल्यू को कांस्टेंट रखता हूँ, तो मेरा ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे पी रखा मैंने कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम अगर कांस्टेंट रखते हो बॉडी का, तो जैसे जैसे मास बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। सुनने में अजीब लगता है क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा तो मास कैसे बढ़ रहा है, वो मैं अभी बताता हूँ। दूसरा देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखता हूँ तो जैसे जैसे यहाँ पे मास बढ़ेगा मोमेंटम की वैल्यू बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाती है कांस्टेंट। उसी तरह अगर मैं मास को कांस्टेंट रखता हूँ, अच्छा यहाँ पे पी लिखेंगे फिर, तो अगर मैं मास को कांस्टेंट रखता हूँ, यहाँ पे पी आ गया, ठीक है, तो काइनेटिक बढ़ेगी ऐसे। अगर मैं मास को कांस्टेंट रखता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जैसे जैसे मोमेंटम आगे की तरफ जाएगा। और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो हम अब देखते हैं। अब देखो बच्चों, कुछ अलग अलग केस देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है 1 किलोग्राम और उसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो उसका मोमेंटम होता है 1 × 1, मतलब कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी के से डिनोट करता हूँ मैं 1/2, 1 × 1², तो ये हो जाती है 1/2 जूल। ठीक है, अब इसके 3 अलग अलग केस लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का मास जो है 2 किलोग्राम हमने किया और वेलोसिटी को हाफ कर दिया है, तो इसका मोमेंटम कितना होना चाहिए, मोमेंटम आएगा इसका मास इंटू वेलोसिटी, यह आ गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम है वो तो इनिशियल मोमेंटम के बराबर है, मतलब कि मोमेंटम हमने कांस्टेंट रखा है, पर इसकी काइनेटिक एनर्जी हमको देखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आएगी इसकी 1/2, 2 × 1/2 × 1/2 कट, तो ये आ गया 1/4। तो इसका मतलब जैसे जैसे मास बढ़ेगा वेलोसिटी कम हो जाएगी, जैसे कि मैंने अभी ग्राफ में बताया था, जैसे जैसे मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी जो है कम होना शुरू हो जाएगी, वो भी पैराबोलिकली। ठीक है, दूसरा केस करते हैं। दूसरा केस हमको बताता है कि हमको कांस्टेंट रखनी है काइनेटिक एनर्जी। इसकी पहले तो इसका मोमेंटम देखो, इसका मोमेंटम कितना आ रहा है 4 × 1/2, मतलब कि 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो 1/2 मास हो गया 4 किलोग्राम, 1/2 × 1/2, तो इनसे कट गया ये 4, तो आ गया 1/2 जूल। काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, कांस्टेंट रखी हमने, पर जैसे ही हमने मास को इंक्रीज किया, मास बढ़ाया ना हमने यहाँ पे, तो मोमेंटम भी 1 से बढ़ गया। ठीक है, तो जैसे ही हमने मास को यहाँ पे इंक्रीज किया मोमेंटम भी बढ़ गया। दूसरे ग्राफ में हमने ये तो दिखाया है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखें तो मोमेंटम बढ़ेगा जैसे जैसे मास बढ़ेगा। ठीक है, इस ग्राफ से यही प्रूफ हमारा होता है। तीसरी पे आते हैं। इस केस में पहले इसका मोमेंटम निकालते हैं, तो 1 × 2, यह आ गया 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बात करता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 मास हो गया 1 किलोग्राम, 2 × 2 कट, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 2 जूल। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने मास बढ़ाया तो मुझे यहाँ पे कांस्टेंट रखना था। हाँ, मास को अगर मैंने कांस्टेंट रखा, मास कांस्टेंट रखोगे तो ये भी बढ़ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ का यही मतलब था। अब पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय नेट फोर्स, जो भी नेट फोर्स किसी बॉडी पे उसको डिस्प्लेस कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे और यहाँ पे, इनका डिफरेंस निकालोगे तो हमको पता चल जाएगा वर्क डन। तो ये वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मान लेते हैं यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो जो बदली है वो कैसे बदलेगी, जब उस पर कोई फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो मतलब वर्क डन किया है। तो कितना वर्क डन हमने यहाँ पे किया है इसकी काइनेटिक एनर्जी को बदलने के लिए, वो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो इस बॉडी पे फोर्स लगा, इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी u, ये ds डिस्प्लेसमेंट आ गई है, a एक्सेलरेशन इसको मिल गया है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका s, और फाइनल स्पीड है इसकी v। फोर्स लगाने से स्पीड बदल गई है। अच्छा, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम।
अगर इस पार्ट में स्मॉल वर्क किया है इसने DW, तो उसको लिखेंगे हम F मल्टीप्लाई DS। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कोस को लेने की जरूरत नहीं है, कोस 0 है यहाँ पे। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो M dV डिवाइड बाई dt, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा DS। ठीक है, ये सब कुछ वही है, इस t को इधर ले आएंगे तो dW इक्वल टू M DS डिवाइड बाई dt, और dV को थोड़ा अलग रख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा V। तो dW हो जाएगा M V dV। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरी हम जर्नी के लिए, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन निकालेंगे टोटल, और वेलोसिटी मान लेते हैं U से V तक बदली है। इधर आ जाते हैं, इधर हो जाएगा W, मास को बाहर ले लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन V स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो U टू V पहले रखेंगे यहाँ पे V, तो V स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे फिर रखेंगे U, तो U स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो मास की मल्टीप्लाई करके इनको सेपरेट करके लिख लेते हैं, तो M V स्क्वायर 1/2 M U स्क्वायर। तो वर्क डन आ गया, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, क्योंकि फाइनल स्पीड ये है, मास इसका M है। ये इनिशियल स्पीड हो गई, क्योंकि इसकी इनिशियल स्पीड U थी, तो इनिशियल। तो ये आ जाता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ही हमको वर्क डन बताता है, इसीलिए इसको वर्क एनर्जी थ्योरम हम कहते हैं। देखो जो सिंपल क्वेश्चन बताते हैं, एक ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम का, पहले वेलोसिटी 1 थी, फिर 2 हो गई, हमने फोर्स लगाया तो वेलोसिटी 1 से बढ़ के 2 हो गई, तो कितना वर्क हमने यहाँ पे किया डायरेक्टली निकाल सकते हो। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 1/2, मास हो गया 2 और वेलोसिटी हो गई 1। ठीक है, कट। तो शुरू में एनर्जी थी 1 जूल, फाइनल एनर्जी कितना है 1/2 मल्टीप्लाई 2, वेलोसिटी है 2 × 2, ये कट, मतलब कि 4 जूल। तो वर्क डन क्या निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो 4 - 1 इक्वल टू 3 जूल। तो कितना वर्क डन यहाँ पे किया गया है 3 जूल, इसका आंसर होगा।